साथियों नमस्कार। मैं सूर्य नगरी एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, रीट एवं अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए सूर्य नगरी एकेडमी के चैनल पर एक अच्छी योजना के साथ हमने क्लासें शुरू की है, जिसमें प्रयास ये रहेगा कि कम से कम समय में जहां तक कि रीट की पात्रता परीक्षा आए तब तक हम कम समय में हमसे जुड़े हुए अभ्यर्थियों और सूचना क्रांति के आभार से अधिकाधिक अन्य अभ्यर्थियों तक अपनी कार्य योजना और उससे होने वाला लाभ पहुंचा सकें। तो पवित्र उद्देश्य और अच्छी कार्य योजना के साथ हम अपनी आज की पहली कक्षा शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं बाल विकास और मनोविज्ञान की पहली कक्षा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, बाल विकास और मनोविज्ञान विषय जो है समस्त प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पेपर का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मूल बुनियादी विषय है, जिसके जो प्रश्न होते हैं उनसे मिलने वाले अंक आपका चयन या चयन न होना इसको निर्धारित करता है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो आपको कहीं पर भी नहीं मिले या जो विश्लेषण आपके सामने आज तक किसी ने नहीं रखे हो, ऐसी कोशिशें मैं आपके सामने करूंगा या ऐसा मैटर आपको देने का मेरा प्रयास रहेगा। मेरे अतिरिक्त अन्य क्लासें भी 1 या 2 दिन में आपको चैनल के माध्यम से प्रॉपर वे में मिलने लगेगी, और क्लास के बाद का जो हमारे पास अवेलेबल कंटेंट होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय के जो क्लासेज है वो मेरे द्वारा आपको पहुंचाई जाएगी। और इसमें पहली कक्षा के लिए हमारे पास क्या है तो उसको चलकर देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास शुरुआती क्लासों में मनोविज्ञान के PYQs है, यानी कि ओल्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं, जिनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, विस्तृत व्याख्या करेंगे। और ये व्याख्या किसी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को क्यों पढ़ने चाहिए, तो उसके निश्चित उद्देश्य भी हमारे पास रखे हुए हैं। चूंकि शिक्षा जैसे पढ़ने जैसे पवित्र काम को बिना उद्देश्य बनाए कहीं से भी शुरू करें तो उत्पादक होता है, लेकिन अगर उद्देश्य बनाकर पढ़ा जाए और उद्देश्य लक्ष्य तय करके पढ़ा जाए तो उसकी उत्पादकता 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, जिनका एनालिसिस हम करेंगे, उसके हमारे उद्देश्य क्या रहने वाले हैं उनको आप देखिए। जैसे प्रश्नों का कठिनाई स्तर ज्ञात करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, विशेषतः मेरी ये क्लासें रीट और अध्यापक भर्ती परीक्षा को केंद्रित रखकर, मद्देनजर रखकर रिकॉर्ड की जा रही है, आप तक पहुंचाई जा रही है। तो उसके लिए 21 का ये पहला पेपर हम जो ले रहे हैं उसके ध्यान में रखते हुए देखिए, आपका पहला हमारा जो उद्देश्य है वो होना चाहिए कि पेपर के अंदर प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या होता है। ये जो बाल विकास और मनोविज्ञान विषय है, इसके संबंध में कंपटीशन में बहुत ज्यादा भय होता है, डर होता है कि भाई मनोविज्ञान में क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे या क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत आ रही है। तो अगर हम ओल्ड क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो ये कठिनाई स्तर हम जान जाएंगे कि कठिनाई स्तर उतना नहीं होता है जितना आम चर्चा में, आम बातचीत में कहा जाता है कि भाई मनोविज्ञान हार्ड ज्यादा है। तो उतना हार्ड है नहीं, और प्रत्यक्ष हम जल्दी देखने वाले हैं कि ये कठिनाई स्तर उतना नहीं होता है जितना कि हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ओल्ड क्वेश्चंस है और ओल्ड क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस है। दूसरी बात, ओल्ड क्वेश्चंस करने का फायदा क्या है, तो अभ्यर्थी अपनी तैयारी की परख कर सकता है कि भाई मैं आपको ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, साथ ही साथ आप अपने उत्तर भी रख सकते हैं। जब मैं करेक्ट उत्तर बताऊंगा तो आपकी परख भी हो जाएगी कि भाई ओल्ड क्वेश्चन आपसे अटेंड हो पा रहे हैं, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट हो पा रहा है या नहीं। इस द्वारा आप परख भी कर सकते हैं। फिर कंटेंट से प्रश्न बनने की तकनीक, किस प्रकार से, चाहे आपका कंटेंट सोर्स जो भी हो, आप बुक से पढ़ रहे हैं, नोट से पढ़ रहे हैं, या आप वीडियो क्लासेस के जरिए सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़े हुए कंटेंट से प्रश्न बनते कैसे हैं, इस तकनीक को हम, इस जो प्रश्न उठाने का तरीका होता है उसको हम ओल्ड क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपने 200% एफर्ट से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी कंटेंट से क्वेश्चन बनता कैसे है। हम उसको ज्यादा ही डीपली, ज्यादा ही हार्ड हेडेक समझकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अपने सामने क्रिएट कर लेते हैं, उनको नहीं करते हुए सरलता से उस कंटेंट से प्रश्न कैसे बनाने हैं ये हम एनालाइज करेंगे ओल्ड क्वेश्चन के अंतर्गत। फिर एग्जाम एजेंसी का दृष्टिकोण समझना। एग्जाम एजेंसियां कोशिश ये करती है कि किसी भी कंफ्यूजन या फिर विवाद वाले मैटर से क्वेश्चन नहीं बनाए। क्वेश्चन सदे हुए, सीधे और एकदम वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले एजेंसीज देती है, लेकिन उसका पता तभी चलेगा जब हम ओल्ड क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, PYQs सॉल्व करेंगे। फिर है व्याख्या।
ओल्ड क्वेश्चंस की व्याख्या कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस जो हम करते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम न्यूनतम आवश्यक तथ्य याद कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस के अंदर पेपर सेटर की नजर कहां तक गई है, उन पर अगर हमारी न्यूनतम पकड़ है तो हम उस न्यूनतम जानकारी को अर्जित कर चुके हैं, जिससे कि रीट जैसे पेपर क्वालिफाई कर लिए जाए। तो इन क्वेश्चनों की जो व्याख्या होगी वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होगी कि जहां तक पेपर सेटर की नजर जाती है वहां तक के तथ्य हमको याद है या नहीं। अगर एनालिसिस या व्याख्या के दौरान आपको लगता है कि आपको ये न्यूनतम तथ्य याद नहीं है, तो आप क्लास के दौरान इन तथ्यों को याद कर सकते हैं, और मेरा 200% प्रयास रहेगा कि मैं इन तथ्यों को कक्षा के अंदर ही आपको याद करवाऊं। फिर अंतिम हमारा उद्देश्य लिखा हुआ है कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति की संभावनाएं ज्ञात करना, यानी ओल्ड पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करते हुए ये ज्ञात करना कि ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी या इनमें से कुछ क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं के अंदर फिर से पूछे जा सकते हैं। रीट में पूछा गया क्वेश्चन अगर वापस रीट में नहीं पूछा जाए तो हो सकता है आपको 25 की अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत देखने को मिल जाए। तो फाइनली अपना जो है टारगेट रीट और अध्यापक भर्ती परीक्षा का है, और विषय हमारे पास बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। तो साथियों, पहला पेपर जो हमारे पास ओल्ड क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए है, ये पेपर है 2021 का लेवल 1 का पेपर, जो कि 26 सितंबर 2021 को हुआ था। नए पेपर हमने पहले इसलिए लिए क्योंकि एग्जाम एजेंसी का आज या आज से 2-3 वर्ष पहले का जो माइंडसेट है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है तो पेपर का लेवल भी अब थोड़ा स्ट्रांग आने लगा है। तो इस आशा के साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं कि मेरी कोशिशें सफल होगी और आप तक मेरे जो मूल उद्देश्य है उनके साथ मैं पहुंच पाऊंगा। साथियों, 2021 की लेवल 1 की परीक्षा के अंतर जो 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के होते हैं, उससे मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित करता हूं। प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन के अंदर 4 अवस्थाएं, संवेदी पेशी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करते हुए सबसे पहले मैं प्रश्न का सही उत्तर बता दिया करूंगा। सॉरी, उत्तर गलत लगा लिया। हाँ, सही है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रिय अवस्था जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इसी तरीके से एनालिसिस करते हुए सबसे पहले मैं प्रश्न का आपको उत्तर बता दिया करूंगा, जिससे कि आपको आगे की व्याख्या समझने में मदद मिले। अब साथियों, जो नए तैयारी करने वाले या स्टार्टिंग करने वाले हैं उनके लिए एनालिसिस व्याख्या ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है कि उनको यह समझना है कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन उठते कैसे हैं, या फिर आप ओल्ड क्वेश्चन को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो आपको कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर और बाल विकास के अंदर, ये विकास के सिद्धांतों में आता है और अधिगम के सिद्धांतों के अंदर भी आता है। जीन पियाजे का नाम मतलब कि सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में इनका नाम आना ही आना होता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ हम ले सकते हैं मानसिक विकास से या ज्ञानात्मक विकास से। विकास के अलग अलग प्रकार के सिद्धांत, कहीं पर सामाजिक विकास का सिद्धांत, कहीं नैतिक विकास का सिद्धांत, लेकिन जिस सिद्धांत को हम इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस में, यह सिद्धांत मानसिक या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत जीन पियाजे कहते हैं कि बालक के संज्ञान का विकास, उसकी संक्रिया का विकास, उसके विचारों का विकास 4 अवस्थाओं के अंदर होता है। जो चारों अवस्थाओं 3 ऑप्शन के अंदर है और एक अवस्था का नाम और है पूर्व संक्रिया अवस्था। पहली अवस्था 2 वर्ष से 4 वर्ष तक रहती है, जिसका नाम संवेदी पेशी अवस्था है। अवधि क्या रहने वाली इसकी? तो 2 से 4 वर्ष। और इस अवस्था की खासियत क्या है, या इस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था क्यों कहते हैं? तो इस अवस्था के अंदर जो शिशु होता है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से पेशियों से सीखता है। मांसपेशियां गतिविधियां करती है, उसका दिमाग और शरीर का पूर्ण संतुलन नहीं होता है, इसलिए उसकी समस्त गतिविधियां और उसके कार्य उसकी पेशियों पर निर्भर करते हैं। और ऐसे जो पेशियों से कार्य होते हैं उनको कहते हैं सहज क्रियाएं। सहज क्रियाएं, ये जो एक अवस्था का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि संवेदी पेशी अवस्था की उम्र का दायरा 2 से 4 वर्ष रहने वाला है,
ये इस प्रश्न के यहां जो प्रश्न दिया हुआ उससे एक स्टेप आगे की जानकारी है, जो आपको उस समझ तक लेकर जाती है कि भाई अगर इस क्वेश्चन से भी हार्ड क्वेश्चन रीट के अंदर बनता है तो किस प्रकार का बनेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हार्ड ये बन सकता है कि संवेदी पेशी अवस्था कब होती है, या संवेदी पेशी अवस्था की विशेषताएं क्या है। संवेदी पेशी अवस्था पेशियों से गतिविधियां करने के कारण कही जाती है। इसमें बालक प्रतिवर्त या सहज क्रियाएं करता है। और एक इस अवस्था की और अच्छी विशेषता होती है वस्तु स्थायित्व। ये प्रश्नों के अंदर सीधा सीधा पूछा जाता है जीन पियाजे के सिद्धांत से कि वस्तु स्थायित्व का गुण जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी में कौन सी अवस्था में आता है। ये पहली या संवेदीय पेशी अवस्था के अंदर आता है। फिर इस सिद्धांत के अंदर दूसरी अवस्था जो है वो रहती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया का अर्थ चिंतन से है, विचार से। जीन पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी में संक्रिया शब्द का अर्थ है चिंतन, यानी चिंतन का जिस प्रकार अवस्था बढ़ते बढ़ते विकास होगा उसी प्रकार अवस्थाओं के नाम भी है। संवेदी पेशी अवस्थाओं में संक्रिया होती नहीं, विचार होता नहीं है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें चिंतन के विकसित होने से जस्ट पहले की आयु है। इस आयु का दायरा क्या रहता है, तो 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था। यानी इस अवस्था तक चिंतन पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता। और इस अवस्था को 2 उप अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि। अंतर्दर्शी अवधि। तीसरी अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था। यहां पर बालक का जो चिंतन होता है वो मूर्त प्रकार का चिंतन हो जाता है। मूर्त चिंतन, चिंतन के अंदर मूर्तिकरण हो जाता है, कॉन्क्रीट जो माइंड प्रोसेस चलने लगती है, उस अवस्था का नाम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा रहती है 7 से लेकर 12 वर्ष। और अंतिम अवस्था, जैसा कि प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो वो अवस्था हो जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था की आयु सीमा रहती है 12 वर्ष से अधिक। यानी 12 वर्ष की आयु तक जाते जाते जीन पियाजे के अनुसार बालक का जो संज्ञानात्मक या संक्रियात्मक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। और उसके बाद वो परिपक्वता तक अपने चिंतन को, अपनी संक्रिया को अधिक मजबूत करता जाता है। जीन पियाजे की अवस्थाओं से अगर सीधे प्रश्न बनते हैं तो अपने एनालिसिस के हिसाब से आप अनुमान कर सकते हैं कि कहां से किस प्रकार का प्रश्न अगली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर जीन पियाजे के सिद्धांत को और अधिकता से और गहराई से समझा जाए तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास की कई सारी शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्कीमा, जैसे कि अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण। इनकी थ्योरी को अगर गहराई में जाकर डीपली पढ़ा जाए तो भय पैदा कर सकती है या हमको दबाव में ला सकती है। लेकिन मेरा यह सुझाव रहेगा कि रीट पात्रता परीक्षा के लिए आप जीन पियाजे की थ्योरी को बड़े ही आसानी से समझें। इसमें अगर इससे ज्यादा आगे आप बढ़ते हैं तो स्कीमा, अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण जैसे शब्दों को क्लियर कर लें और उसका अर्थ समझकर तैयारी में लग जाएं। आगे ओल्ड क्वेश्चन के बाद 2 प्रकार की बाल विकास की कार्य योजना मेरे द्वारा और लाई जाएगी, जिसमें एक तो हम करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। मनोविज्ञान के जितने भी यूनिट्स है, जितने भी टॉपिक्स है, प्रत्येक टेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस हम टोटल एनालिसिस के साथ लाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन हम उठाते हैं उस पूरे क्वेश्चन से पूरी की पूरी यूनिट का रिवीजन हो जाए। इससे लाभ ये होगा कि जो अभ्यर्थी नई नई तैयारी में लगे हैं उनके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस और पढ़ाना साथ हो जाएगा, और जो अभ्यर्थी तैयारी एक बार कर चुके हैं उनका कोई भी कंटेंट सोर्स रहा हो वो हमारे क्वेश्चन से, हमारे द्वारा दिए जा रहे टॉपिक वाइज सॉल्यूशन से अपना बेहतर रिवीजन कर पाएंगे। इसके अलावा एक हम करेंगे शब्दावली का वीडियो शुरू करेंगे, मनोविज्ञान की विशिष्ट शब्दावली। शब्दों का खेल है। मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ मात्र अगर हमको आ जाए तो हम प्रश्न को क्रैक कर सकते हैं, और अर्थ नहीं आता है शब्द का तो हमारा प्रश्न वो आते हुए भी गलत हो सकता है। इसलिए टॉपिक वाइज मैं कुछ शब्द ऐसे इकट्ठे करूंगा जिसको हम एनालिसिस करके समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे शब्द रखे हैं जीन पियाजे की थ्योरी से कि स्कीमा क्या है, अनुकूलन क्या है, समायोजन क्या है, संरक्षण क्या है। अगर यही शब्द प्रश्नों के अंदर छप जाए और हम ये नहीं जान पाए कि संरक्षण का अर्थ क्या है तो फिर हमारा वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस
कम हो जाते हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन के बाद दो प्रकार की कार्य योजना एक साथ लागू की जाएगी, एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और दूसरी चीज मनोविज्ञान की शब्दावली पर वीडियोज। चूंकि ये हमारी पहली कक्षा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो इसमें लिखने से संबंधित बोलने से संबंधित कुछ गलतियां हो सकती है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको इससे भी बेहतर कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। पहला, विकास के संबंध में सार्वभौमिक सत्य है कि विकास उम्र भर चलता रहता है, विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास गर्भकाल से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, अर्थात कि ये आजीवन चलता है। अगर यहीं तक बात रहती तो उत्तर कुछ और होता। अब बात इससे आगे बढ़ी है, उसको नोट करना है। यद्यपि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, यानी कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे हो ही नहीं सकते। जैसे कि किसी के फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं करते, उसी टाइप से किन्हीं भी दो व्यक्तियों के संपूर्ण गुण कभी एक जैसे नहीं हो सकते। किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। लेकिन फाइनल बात यह है कि अलग अलग होने के बाद भी सभी बालकों में सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान शुरुआती 2 महीनों में जो विकास होता है एक ही तरीके से होता है। सबसे पहले संयुक्त कोष बनता है, उसके बाद एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 परतों के अनुसार समान विकास होता है। सभी बालकों का जन्म गर्भ में 9 महीने के बाद होता है। फिर उसके बाद विकास का उम्र भर का जो क्रम है वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो अब ये जो विज्ञा है, ये जो कथन है, ये विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करती है? विकास के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं। विकास अनियमित नहीं होता, नियमित तरीके से क्रमिक तरीके से चलता है। इसके मनोविज्ञान के अंदर कुछ निश्चित नियम या सिद्धांत हैं। तो ये जो व्याख्या है कौन से सिद्धांत की है? सतत विकास का सिद्धांत। अगर बात मानव विकास आजीवन चलता रहता है यहां तक ही होती तो इसका उत्तर हो जाता सतत विकास का सिद्धांत की। विकास निरंतर चलता रहता है, कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। लेकिन इससे बात आगे बढ़ी है कि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता। विकास का क्रम एक सा रहना, तो ये जो उत्तर है इसका समान प्रतिरूप का सिद्धांत कर देता है। यानी कि विकास का प्रतिरूप सभी बालकों में एक समान रहता है। ऐसे बालक चाहे किसी भी देश के हो, किसी भी जलवायु खंड के हो, कहीं के भी रहने वाले हो, समुदाय कौन सा, उनका बैकग्राउंड कैसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास में उनका सबका एक जैसा प्रतिरूप रहता है। अब शेष जो ऑप्शन के अंदर 3 अन्य सिद्धांत हैं विकास के, उनको समझने की कोशिश करते हैं। बाल विकास के अंदर जैसे ही हम अवस्थाएं वगैरह पढ़ते हैं उसके बाद हमारे सामने आते हैं विकास के नियम या सिद्धांत। औसतन जितने भी पेपर देखते हैं प्रत्येक पेपर में 2 या 3% जो है विकास के सिद्धांतों से या विकास के नियमों से पूछे जाते हैं। इसको नियम भी कह सकते हैं, विकास का नियम। तो इनका एनालिसिस अच्छे से हमको करना जरूरी होता है। सतत विकास का सिद्धांत, इसका अर्थ क्या है? तो सतत विकास के सिद्धांत का अर्थ है विकास निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह उम्र भर चलता है, व्यक्ति को मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ परिवर्तन प्राप्त होते जाते हैं और इन सभी परिवर्तनों की जो सामूहिक श्रृंखला है उसी को हम विकास कहते हैं। तो विकास कभी रुकता नहीं है। और तीसरी बात है विकास आजीवन चलता है। गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास के चलने का जो विशेषण है उसी का अर्थ है विकास का सतत विकास का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत। इसका और नाम हो सकता है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास, इसका नाम हो सकता है सतत विकास, इसका नाम हो सकता है आजीवन विकास। इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के इस सिद्धांत का क्या अर्थ है? चूंकि इस प्रश्न के अंदर अपने को 2 सिद्धांतों की याद आती है। एक तो परस्पर समान प्रतिरूप का सिद्धांत इसका उत्तर है, और अगर यही कथन यहां तक रहता कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है तब इसका उत्तर हो जाता सतत विकास का सिद्धांत। इसलिए जहां तक हमारी नजर जा सकती है हमको कई सारे विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कर लेनी चाहिए। प्रश्न पर बैठे बैठे उन पर नजर घुमा देनी चाहिए कि हमको कितना आता है, या जो पेपर सेटर्स है उसकी दृष्टि कहां तक जा सकती है प्रश्न उठाने के लिए। यही एनालिसिस का फायदा होता है। इसी से ज्ञात होता है हमें कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर है, या इसी से हम समझ पाते हैं कि पेपर सेटर्स आगे से क्वेश्चन कहां से उठा सकता है।
तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि विकास जितने भी टाइप के होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सभी प्रकार के विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसको हम अंतर संबंधित भी कह सकते हैं। यानी शारीरिक विकास मानसिक विकास को प्रभावित करता है, मानसिक विकास संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, संवेगात्मक विकास शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। जितने भी प्रकार के बालक के अंदर विकास होते हैं, वो सभी विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक विकास प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से हुआ तो वो दूसरे को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करेगा, और विकास में कुछ कमियां रही है, कुछ सीमाएं रही है, तो वो दूसरे विकास को भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है। यह हुआ विकास के अंतर संबंधों का नियम। फिर रहता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का विकास। विकास की एक दिशा होती है, सामान्य दिशा विकास की सिर से पैर की ओर और मध्य से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि है। और दूसरी होती है विकास में जटिलताओं के संबंध में, कि विकास पहले जटिल विकास होता है या सामान्य विकास। तो इसमें सामान्य से विशिष्ट विकास का सिद्धांत नाम है। इसको यहां पर थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा है कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसका अर्थ यह है कि मानव के अंदर सबसे पहले सामान्य प्रकार का विकास होता है, चाहे मानसिक विकास हो चाहे शारीरिक विकास हो, और उसके बाद जटिलताओं को प्राप्त करता है। इसको समझने का तरीका यह हो सकता है कि मानव जीवन का प्रारंभ जो है एक संयुक्त कोष से होता है, जिसके अंदर दो जनक कोष आकर मिलते हैं, पितृ कोष और मातृ कोष। वहां पर मनुष्य की संरचना एक कोशिकीय होती है, और बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे जो शारीरिक विकास होता है उसमें जटिलता आती जाती है। यानी कि विकास मनुष्यों के अंदर सामान्य प्रकार से विशिष्ट प्रकार का होता है। शुरू शुरू में जो छोटा बच्चा होता है उसके दिमाग की समझ इतनी ही होती है कि वो अगर कोई एक चीज को देखता है तो उसके हिसाब से वही एक संसार में, दूसरी और नहीं हो सकती। जैसे एक छोटे बच्चे के घर में एक पालतू बिल्ली है तो उसके अनुसार वही एक बिल्ली संसार में। धीरे धीरे जब वो उसके जैसी अन्य बिल्लियां देखता है तो उसके विकास का विशिष्टीकरण होता है, और वो जान पाता है कि बिल्ली एक नहीं हो सकती, अनेक हो सकती है। ये जो विकास का क्रम है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक, जितने भी प्रकार के विकास होते हैं उन सब विकासों पर विकास के सिद्धांत प्रभावी होते हैं, और इनसे आवश्यक रूप से प्रश्न बनता है। अब प्रश्न के रिपीटेशन की जो संभावना है वो जीन पियाजे का पहला प्रश्न था उससे भी बहुत ज्यादा है, और दूसरा जो विकास का नियम है इससे भी प्रबल संभावना है। हमारी व्याख्या से हमको यही सार जो है मिलने वाला है। तीसरा प्रश्न है आनुवांशिकी के जनक हैं। हालांकि बायोलॉजी में पढ़ा जाता है आनुवांशिकी, लेकिन बाल विकास को हमें पढ़ना होता है, बाल विकास हमारे सिलेबस में, इसलिए बालक के विकास को आनुवांशिकता या हेरिडिटी किस टाइप से प्रभावित करती है इसको पढ़ना होता है। प्रश्न कहता है कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो इसका सरल सा उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया। ये एक चर्च के पादरी थे चेकोस्लाविया में। इन्होंने अपने उद्यान मटर पर प्रयोग किया। अपने उद्यान के अंदर कुछ मटर लगे हुए थे और उन पर आनुवांशिकी के प्रयोग किए, और आनुवांशिकी के संबंध में दुनिया का पहला सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया जिसका नाम है वर्ण संकरण सिद्धांत या मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का सिद्धांत। इन्होंने आनुवांशिकता का पहला सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसलिए इनको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अगले नाम दूसरे जो है थॉमस हंट मॉर्गन का, जेम्स वाटसन का और चार्ल्स डार्विन का आता है। इनको अगर हम एनालिसिस करें तो बाकी के तीनों नाम भी आनुवांशिकता से संबंधित है। थॉमस हंट मॉर्गन जो है ये भी आनुवांशिकी वैज्ञानिक है, और इन्होंने वंशानुगतता के अंदर जो गुणसूत्रों की भूमिका होती है उसको डिटेक्ट किया है।
दूसरा नाम है जेम्स वॉटसन का। जेबी वॉटसन एक नाम मनोविज्ञान के अंदर और आता है, व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित, तो वो जो नाम है वो यहां पर नहीं है। जेम्स वाटसन, इनका भी संबंध अनुवांशिकी से है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में योगदान दिया था। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों को अनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य करने के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इतनी डिटेल्ड व्याख्या इसलिए कि मेंडल जो है अनुवांशिकी के जनक हैं, इसलिए अगर इनके इतने काम से सीधा प्रश्न बनता है तो अन्य जो अनुवांशिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने वाले वैज्ञानिक हैं उनका प्रश्न भी बन सकता है। जैसे गुणसूत्रों की, व्यक्ति के अनुवांशिकी में जो गुणसूत्र होते हैं वे अनुवांशिकी के वाहक होते हैं, वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति से फिर से प्रश्न बन सकता है थॉमस हंट मॉर्गन। और जेम्स वाटसन जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी, ये जेम्स क्रिक के साथ इन्होंने काम किया। अंतिम नाम है अनुवांशिकी के अंतर्गत चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन में अनुवांशिकी के क्षेत्र में क्या काम किया तो वो भी हमारी चर्चा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनको प्रकृतिवादी जीव विज्ञानी कहा जाता है। इन्होंने जीवों के प्रकृतिवाद पर बल दिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि प्रजातियों की उत्पत्ति बताती है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार संसार में जितनी भी अलग अलग जीवों की प्रजातियां हैं वो मूल रूप से एक ही प्रजाति से अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुई है। जैसी वातावरणीय परिस्थितियां थी उनके अनुसार उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आते गए। इस प्रकार उनका प्रकृतिवाद स्पष्ट हुआ कि प्रकृति के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन आते हैं उसी के हिसाब से नई प्रजातियों का उद्भव होता है। ये जो है अनुवांशिकी संबंधित दो सिद्धांत हुए, एक हुआ प्रकृतिवाद का, दूसरा हुआ वर्ण संकरण का। दो अन्य व्यक्तियों का संबंध अनुवांशिकी पर प्रयोग से है। थॉमस हंट मॉर्गन ने गुणसूत्रों की भूमिका स्पष्ट की अनुवांशिकी में, और जेम्स वाटसन ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी। दोनों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। इसके अलावा अपने सिलेबस के अंदर जो बाल विकास पर अनुवांशिकी का प्रभाव होता है उसमें एक दो नाम और है। लेमार्क, लेमार्क ने अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत दिया। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता, जनक और जननी अपने जीवन काल में जो विशिष्टताएं, जो खासियतें ग्रहण करते हैं उन्हीं खासियतों को अपनी संतति को प्रदान कर देते हैं। लेमार्क के इस विकासवादी सिद्धांत का एक उदाहरण जिराफ की गर्दन का लिया जाता है कि जिराफ की जो गर्दन है पहले घोड़े की तरह हुआ करती थी और फिर उन्होंने अपने जीवन में पेड़ों तक गर्दन को पहुंचाने के लिए लगातार जो प्रयास किए उसके कारण जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। यह जो प्रयोग है लेमार्क से संबंधित है। एक और सिद्धांत है बीजमैन का बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत अनुवांशिकी के संबंध में कार्य करने वाले अगर इतने मनोवैज्ञानिक जीव विज्ञानियों के नाम हमको पता है, इनके द्वारा किए गए कार्यों की हमको सामान्य जानकारी है, तो हमारी तैयारी प्रॉपर वे में चल रही है। और इतना एनालिसिस हमको बताता है कि अगर और इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उसकी संभावना कहां से पूछे जाने की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 4 प्रश्न है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने पेश किया। व्यक्तित्व हमारे सिलेबस के अंदर एक वाइड टॉपिक है, इसमें सिद्धांत पूछा गया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि मन का विश्लेषण करते हुए मन किस प्रकार से व्यक्तित्व को तय करता है उसका प्रश्न पूछा गया है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है तो इसका सरल उत्तर है मनोविश्लेषणवाद के जनक और मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत देने वाले सिगमंड फ्राइड। यह जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक, ये चिकित्सा विज्ञान से आया हुआ सिद्धांत है। चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान के अंदर एक संप्रदाय है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, यानी मन का विश्लेषण करने वाला संप्रदाय, और इस संप्रदाय के प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड, और ये सिद्धांत आया है चिकित्सा विज्ञान से। क्योंकि सिगमंड फ्राइड मूल रूप से एक चिकित्सक थे और इन्होंने पागल व्यक्ति पर प्रयोग किए।
पागल व्यक्ति पर प्रयोग किए। और पागल व्यक्ति पर प्रयोग करने से इनको ज्ञात हुआ कि मन का जो पूरा हिस्सा होता है पागल व्यक्ति में, या थोड़ा जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसमें पूरी तरीके से निष्क्रिय नहीं होता। मन का एक बड़ा हिस्सा जो अचेतन मन होता है वो पागलपन या चेतना का कारण होता है। तो अचेतन मन को महत्वपूर्ण बताया। इस तरह से इन्होंने मन का विश्लेषण करते हुए मन के कुल 3 प्रकार बताए। 3 प्रकार के मन, 3 प्रकार के मन। व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के मन, और तीनों प्रकार के मन उसको अलग अलग व्यवहार करने के लिए, अलग अलग क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसी के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व तय होगा कि उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, अंदरूनी रूप से और बाहर से प्रदर्शित रूप से। तो इस सिद्धांत का, मन का विश्लेषण करने के कारण मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत नाम हुआ। सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड हैं। अब देखते हैं अन्य 3 व्यक्तियों के नाम कि उनसे संबंधित, क्योंकि ऑप्शन में अगर परीक्षक की नजर इन नामों पर गई है तो भविष्य में इससे अगली परीक्षा में भी इससे प्रश्न हो सकते हैं, या इससे अगला प्रश्न भी इन नामों में से हो सकता है। अब्राहम मास्लो, इनका संबंध किससे है? तो अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, यह सिद्धांत व्यक्तित्व और अधिगम दोनों का सिद्धांत है। यानी यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि आदमी का व्यक्तित्व किन चीजों से तय होता है, या आदमी अधिगम किन किन वजह से करता है। तो अब्राहम मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का मूल सार जो है वो ये है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करता है, अपनी जरूरत से प्रेरित होकर व्यवहार करता है, प्रेरित होकर व्यवहार करता है। यह अब्राहम मास्लो का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत है। इसके अंदर अब्राहम मास्लो ने व्यक्ति की पिरामिड शैली में 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई, जिनमें से प्राथमिक जो 2 आवश्यकता हैं, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, मनुष्यों के अतिरिक्त बाकी जीवों में भी होती है। उसके अलावा 3 जो ऊपर की आवश्यकता है पिरामिड के अंदर, ऊपर की तीसरी, चौथी और पांचवी, वो आवश्यकता है प्रेम सम्मान, सुरक्षा के बाद प्रेम सम्मान और आत्मसिद्धि। उसमें सर्वोच्च जो आवश्यकता बताइए वो बताइए आत्मसिद्धि, सर्वोच्च आवश्यकता ये जो है आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। प्रश्नों की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ऊंची कौन सी है। और प्रथम जो 5 आवश्यकता उनमें से प्रथम जो आवश्यकता है वो है शारीरिक जरूरतें, शरीर की जरूरतों को पूरा करना। जैसे कि भोजन की नीड होती है, भूख के बाद प्यास लगती है तो पानी की जरूरत होती है, नींद की जरूरत होती है, काम की आवश्यकता होती है। इनको प्रथम या शुरुआती शारीरिक आवश्यकताओं के अंदर अब्राहम मास्लो ने विभाजित किया। अब्राहम मास्लो कहां से आते हैं? तो मानवतावादी संप्रदाय से आते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत इनके संप्रदाय का ही नाम हो गया मानवतावादी संप्रदाय। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत इन्होंने दिया। फिर तीसरा नाम ऑप्शन के अंदर है कार्ल रोजर्स का। इन्होंने अधिगम का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, इसका साफ अर्थ यह होता है कि अनुभव से अधिगम होता है। जो व्यक्ति जीवन काल में अपने अनुभव करता है उन अनुभवों से उसको सीखने को मिलता है। अनुभव जन्य अधिगम। कार्ल रोजर्स के अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत कहता है कि बालक अपनी योग्यता का प्रयोग करके, अपनी मूलभूत जो योग्यता होती है उसका प्रयोग करके स्वयं अनुभव प्राप्त करता है, स्वयं अनुभव प्राप्त करता है और उसी अनुभव से उसको अधिगम होता है। अंतिम व्यक्ति का नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, जो कि हमने इससे पहले अच्छे से एनालिसिस कर दिया है। जैसे जैसे हमारे प्रश्न आगे बढ़ेंगे उसमें अगर सेम व्यक्ति का नाम बार बार आता है तो फिर उसकी हमारी डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अब जो अगला प्रश्न, अपना 5वां प्रश्न है, वो देखते हैं। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये हमारे बुद्धि वाले यूनिट से क्वेश्चन आया है। बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस कोसेंट, आईक्यू ज्ञात करने की प्रश्न है। एक 10 वर्षीय बालक यानी उसकी प्रॉपर एज है 10 साल, जन्म के बाद उसको अभी तक 10 साल हुए और मानसिक आयु है 12 वर्ष, यानी उसकी मानसिक क्षमताएं जो है 12 वर्ष के बालक के बराबर है।
इसको एमए कहते हैं, मानसिक आयु को एमए मेंटल एज कहते हैं। और 10 वर्षीय बालक, ये 10 वर्ष की जो उसकी उम्र है, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि सीए। अब बुद्धि लब्धि ज्ञात कैसे करते हैं, तो बुद्धि मापन के अंतर्गत बुद्धि को कैसे मापा जाए, इसके संबंध में कई सारे बुद्धि परीक्षण भी है और बुद्धि को ज्ञात करने का एक आईक्यू का सूत्र भी है, जो कि बुद्धि लब्धि शब्द दिए जाने के साथ बुद्धि लब्धि शब्द व सूत्र पहली बार 1912 में स्टर्न के द्वारा दिया गया और यह सूत्र था MA/CA। यानी पहली बार या प्रथम बार बुद्धि लब्धि शब्द किसने प्रयोग किया या सूत्र किसने दिया, तो ये सूत्र स्टर्न के द्वारा दिया गया। और स्टर्न ने कब दिया, 1912 में ये बुद्धि लब्धि शब्द और बुद्धि के लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दोनों प्रदान किए। फिर वर्तमान में इस प्रश्न के अंदर जो बुद्धि लब्धि ज्ञात की गई है उसका सूत्र अलग है, MA/CA × 100। इसमें नई बात यह है कि यह सूत्र MA/CA 100 से गुणा कर दिया गया, जो कि 1916 के अंदर टर्मन के द्वारा किया गया। यानी टर्मन ने स्टर्न के द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि के सूत्र को मॉडिफाई किया और उसको MA/CA × 100 के रूप में बदल दिया। अब इस सूत्र के अनुसार बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। बुद्धि लब्धि का सामान्य अर्थ अगर समझना है तो वो ये है कि किसी बालक की मानसिक क्षमता कितनी है, यानी वो अपनी बुद्धि से किस हद तक समस्याओं का समाधान कर सकता है या अपनी बुद्धि के दम पर वो कितनी मानसिक कार्य कर सकता है, तो इसको कहते हैं आईक्यू या बुद्धि लब्धि। अब बुद्धि लब्धि के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, एक तो एमए की यानी मेंटल एज की मानसिक आयु की जरूरत है। मानसिक आयु वो आयु है जिस आयु तक की कठिनाइयों को बालक सरल कर सकता है, तो एमए कितनी हो गई, 12 वर्ष। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब जन्म के बाद जो भौतिक आयु बढ़ी है, शारीरिक आयु, वो इस प्रश्न में है 10 वर्ष और गुणा किया जाना है 100 से। तो इसमें 0 से 0 खत्म करके उत्तर आ जाता है 120। ऑप्शन के हिसाब से उत्तर 10 सही होता है कि जो 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु अगर 12 वर्ष है तो उसका इंटेलिजेंट कोसेंट या आईक्यू कितना हो जाएगा, 120। ये आईक्यू सामान्य से थोड़ा अधिक है, यानी 90 से लेकर 110 तक का आईक्यू जो होता है वो सामान्य प्रकार के बालक का होता है। 90 से 110 आईक्यू मतलब सामान्य बालक, इतनी आईक्यू रखने वाले बालक सामान्य प्रकार के होते हैं। और अगर 110 से प्लस के हैं तो वो प्रतिभाशालिता की तरफ बढ़ते हैं, प्रतिभाशीलता। और अगर किसी बालक का आईक्यू 90 से कम है, इस सूत्र के हिसाब से ज्ञात करने पर अगर किसी बालक का आईक्यू कम होता है तो वो मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूर्ख की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब किन बालकों का आईक्यू 90 से 110 होता है, तो वो ऐसे बालक होते हैं जिनमें अपनी उम्र के हिसाब से ही मानसिक मेधा पाई जाती है। यानी उनकी अगर उम्र 10 वर्ष है तो उनमें 10 वर्ष की ही मानसिक आयु पाई जाती है। अगर मानसिक आयु और भौतिक आयु यानी कि वास्तविक आयु अगर बराबर है तो फिर सामान्य प्रकार की उनमें बुद्धि लब्धि पाई जाती है। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का इतिहास ये था कि सूत्र किसने दिया, पहली बार इसका शब्द का प्रयोग किसने किया। फिर आता है बुद्धि परीक्षण, जिससे सीधा सवाल आता है कि दुनिया में बुद्धि को नापने का, बुद्धि को जांचने का पहला परीक्षण किसने बनाया, तो ये परीक्षण 1905 में बिने ने बनाया था। मानसिक आयु शब्द, जो शब्द यहां पर हमने प्रयोग किया है MA, इस मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग भी बिने द्वारा किया गया। मानसिक आयु शब्द भी बिने द्वारा प्रयोग किया गया 1908 में। तो बुद्धि के मापन के संबंध में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो बिने का रहा है, और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने में जो इंपॉर्टेंस रोल है वो दो व्यक्तियों का रहा है, स्टर्न का और टर्मन का। आईक्यू ज्ञात करने के संबंध में हमारी सामान्य जानकारी यही है। फिर एक चार्ट के अंदर बुद्धि लब्धि के अनुसार बालकों का वर्गीकरण होता है, जो कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। चलते अगले प्रश्न पे। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, यानी अल्बर्ट बांडुरा ने सीखने का कौन सा सिद्धांत पेश किया। अधिगम सिद्धांतों का मतलब होता है सीखने का सिद्धांत। अधिगम इकाई हमारे सिलेबस के अंदर है, रीट में भी और अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी इसके प्रश्न पूछे जाने। अधिगम का नॉर्मल अर्थ होता है लर्निंग या सीखना। बालक सीखते कैसे हैं, इसके लिए विविध मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं और प्रयोग के बाद अपने निष्कर्ष दिए। वैसा एक प्रयोग अल्बर्ट बांडुरा ने भी किया है और इनके सिद्धांत को कहा जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत।
जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था कि बालक के संज्ञान का विकास कैसे होता है, और यहां पर अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है वो कहता है कि अधिगम किस प्रकार से होता है, तो सामाजिक तरीके से होता है। अब बांडुरा के हिसाब से जो सामाजिक अधिगम होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके लिए दो शब्द बहुत बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं, अवलोकन व अनुकरण। यानी अल्बर्ट बांडुरा कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने विकास को जिस प्रकार से आगे बढ़ाता है वो दो संप्रतियों से सीखता है, एक तो अनुकरण और दूसरा अवलोकन। अवलोकन का मतलब ध्यानपूर्वक देखना और अनुकरण का मतलब है देखी हुई चीज की नकल करना या जैसा देखा गया वैसा करना। इस हिसाब से सामाजिक अधिगम के 4 सोपान बताए गए अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। अवधान यानी कि ध्यानपूर्वक देखना, धारणा यानी कि जो कुछ देखा उसको याद करना, फिर आता है पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन का मतलब हुआ फिर से उस एक्टिविटी को करना जिसको देखकर मस्तिष्क में धारण किया गया, और इसका अंतिम जो सोपान होता है वो होता है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन प्राप्त करना। और जैसे ही मोटिवेशन मिलता है बालक देखी गई चीज को सीख जाता है। यानी देखकर और नकल करके सीखने का जो सिद्धांत है, अपनों से, अपने से बड़ों से, घर के सदस्यों के, संगत में साथियों के, शिक्षकों की गतिविधियों का अवलोकन करके अनुकरण द्वारा जो सीखने का सिद्धांत है वह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अन्य जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये हमने पहले देख लिया है, पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, ये अनुबंधन के जनक पावलोव के द्वारा दिया गया है, इवान पेट्रोविच पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करके संज्ञानात्मक प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत आते हैं पावलोव, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत है कोहलर का। कोहलर जो कि गेस्टाल्टवादी कहे जाते हैं, इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया और चिंपैंजी पर प्रयोग करके अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या फिर गेस्टाल्टवाद का अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब अगर ऑप्शन के अंदर ये 4 अन्य सिद्धांतों के नाम आए, मतलब भविष्य की परीक्षाओं के अंदर पहले तल के, रीट के अंदर पहले तल के ऊपर के जो प्रश्न होते हैं, जिस प्रकार की व्याख्या हम कर रहे हैं वैसे प्रश्न फिर से पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है रेमंड कैटल द्वारा, एक व्यक्ति का नाम, इनके द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए। यानी रेमंड कैटल ने व्यक्तित्व के कितने फैक्टर्स बताए, कितने कारक बताए। व्यक्तित्व मापन के सिद्धांतों के अंदर और व्यक्तित्व को जानने के सिद्धांतों के अंदर रेमंड कैटल का नाम आता है। उन्होंने व्यक्तित्व के अंदर 16 तरह के कारक बताए। यानी एक आदमी के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं, कितने कारकों से मिलकर व्यक्तित्व बनता है, इस संबंध में रेमंड कैटल ने 16 पीएफ यानी कि पर्सनैलिटी फैक्टर, पर्सनैलिटी फैक्टर्स बताए। संख्या कितनी, तो 16, और इसी 16 संख्या में पर्सनैलिटी फैक्टर्स के कारण इसको कहा जाता है 16 पीएफ सिद्धांत। अब व्यक्तित्व मापन के लिए रेमंड कैटल ने 16 पीएफ का सिद्धांत दिया है, इसको शील गुण सिद्धांत भी कहते हैं। व्यक्तित्व मापन का शील गुण सिद्धांत या इसको कारकीय सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिकारक सिद्धांत, कारकीय सिद्धांत, प्रतिकारक सिद्धांत। ये जो 2 सिद्धांत है, अन्य नाम है वो रेमंड कैटल के द्वारा बताए गए 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स है। अब 16 पीएफ या पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्या है, तो ये गुण है, 16 प्रकार के गुण हैं जो किसी व्यक्तियों में कुछ गुण अधिक हो सकते हैं, और एक व्यक्ति में जो गुण अधिक है दूसरे में उन्हीं गुणों की कमियां हो सकती है, और उसी की वजह से संसार में अलग अलग व्यक्तियों की व्यक्तित्व जो है अलग हो सकता है। ये रेमंड कैटल के द्वारा व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न है 7वां, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। अब्राहम मास्लो का नाम इससे थोड़ा पहले एक और प्रश्न में आया था कि इन्होंने आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है जिसको कहते हैं मानवतावादी सिद्धांत। इसके अंदर एक पिरामिड नुमा संरचना के अंदर अब्राहम मास्लो ने व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं बताई है कि व्यक्ति का व्यवहार जो है उसकी जरूरत के अनुसार चलता है, और हर व्यक्ति के अंदर 5 प्रकार की जरूरतें होती है, जिसमें सबसे पहली जरूरतें होती है शारीरिक प्रकार की, दूसरी होती है सुरक्षा प्रकार की, तीसरी हो सकती है प्रेम या स्नेह की,
चौथी होती है सम्मान की, और अंतिम या पांचवी होती है आत्म सिद्धि की, यानी खुद को सिद्ध करके, खुद को प्रूव करके खत्म होने की। ये जो पांच आवश्यकताएं हैं, इनमें से दो सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकताएं सभी प्रकार के प्राणियों में होती है, इनको कहते हैं प्राथमिक आवश्यकता। यानी ये आवश्यकताएं मनुष्यों में भी होती है और अन्य प्राणियों के अंदर भी होती है। अब प्रश्न क्या पूछता है कि कौन सी आवश्यकता जो है वो मास्लो के सिद्धांत के अंदर शामिल नहीं है? तो दैहिक आवश्यकताएं, दैहिक या शारीरिक आवश्यकताएं एक ही बात हुई। ये मास्लो के सिद्धांत में प्राथमिक आवश्यकता है। व्यक्तिवाद या समूहवाद की जो आवश्यकता है वो अब्राहम मैस्लो के पदानुक्रम पिरामिड में शामिल नहीं है। स्नेह एवं संबंधता का सिद्धांत या आवश्यकता जो है वो ये यहां पर रही है, आप देख सकते हैं, प्रेम एंड स्नेह। और अंतिम है आत्मसिद्धि, ये आवश्यकता भी शामिल है, पांचवी। मास्लो के सिद्धांत में पांचवी आवश्यकता, पांचवी जरूरत या पांचवी आवश्यकता जो है आत्मसिद्धि है, और यही इस सिद्धांत की सर्वोच्च आवश्यकता है। मास्लो के सिद्धांत में प्राथमिक आवश्यकताएं शारीरिक आवश्यकताएं, और अंतिम चिर या सबसे बड़ी आवश्यकता जिसको आदमी सबसे अंत में सर्वाधिक चाहत से प्राप्त करता है उसको कहते हैं आत्मसिद्धि। मास्लो के सिद्धांत की व्याख्या हमारे सामने दो बार हो गई है। अगला 9वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। यानी एक ही टाइम में एक आदमी के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं हो जाए एक ही टाइम में, तो उसको क्या कहते हैं? यह प्रश्न आया है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, जिसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर है समायोजन। समायोजन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक होता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर मानसिक समायोजन है उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। शिक्षकों का और छात्रों का सबका मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तभी वो शिक्षण और अधिगम कर पाएंगे, इसलिए हमारे सिलेबस में शामिल चीज है। अब समायोजन या मानसिक स्वास्थ्य, इनके अंतर्गत देखते हैं तो हमारे दिमाग की कई प्रकार की हालातों के सवाल पैदा होते हैं, और उनमें से दिमाग की एक हालत ऐसी है जिसमें एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाएं पैदा होती है। दो विपरीत इच्छाएं पैदा होती, जैसे कि पढ़ना या ना पढ़ना। पढ़ूं तो क्या फायदा कि पढ़ने से कामयाबी मिल सकती है, और नहीं पढ़ूं तो क्या करूं, तो आलस्य के कारण मैं सो सकता हूं। तो सोने की और पढ़ने की एक ही समय में जो दो विपरीत इच्छाएं हमारे सामने होती है उसको कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व को कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। अब देखो द्वंद्व के अंदर से जो अन्य सवाल बन सकते हैं, बहुत बढ़िया तीन प्रकार के इसके प्रकार है। द्वंद्व को तीन प्रकार का बताया गया है। उपागम, उपागम द्वंद्व, यानी जब दो इच्छाएं अच्छी हो और दोनों में से किसी एक को चुनना हो तब हमारे दिमाग के अंदर द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट या डिफिविजन पैदा हो सकता है। उपागम, उपागम द्वंद्व का अर्थ हुआ जब हमारे सामने दो रास्ते और दोनों बढ़िया हैं। मान लो कि किसी छात्र को दो नौकरियां मिलती है और दोनों नौकरियां उसको समान रूप से प्राप्त है और एक ही समय में मिली है, तो फिर उसके सामने कौन सा द्वंद्व पैदा हो गया? ऐसे द्वंद्व को कहते हैं उपागम, उपागम द्वंद्व। फिर दूसरा प्रकार होता है परिहार, परिहार द्वंद्व। इसका मतलब है एक समय में एक व्यक्ति के सामने दो रास्ते आना और दोनों के दोनों रास्ते नकारात्मक होना, यानी ये आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को दोनों गलत रास्तों में से, दोनों नुकसानदायी रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना हो। दोनों बुरी परिस्थितियों में आदमी फंसा और एक निर्णय लेना होता है परिहार, परिहार द्वंद्व। तीसरा प्रकार का द्वंद्व होता है उपागम परिहार द्वंद्व। इसमें व्यक्ति के सामने कोई काम करने के दो मार्ग होते हैं, उनमें से एक मार्ग उसको चुनना होता है, तो उसको कहते हैं उपागम परिहार द्वंद्व। कि भाई या तो पढ़कर कामयाब हो जाओ या सोकर नाकाम रहो। तो पढ़कर कामयाब होने का जो उपागम रास्ता है वो व्यक्ति सीधा सीधा अपना लेगा, और परिहार जिसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है उसका त्याग कर लेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट या विपरीत इच्छाओं वाला, दो इच्छाओं का एक समय में दो इच्छाओं वाला जो स्थिति है मन की, उसको कहते हैं द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के तीन प्रकार होते हैं, उपागम, उपागम दोनों अच्छे, परिहार, परिहार दोनों बुरे, उपागम परिहार एक अच्छा और एक बुरा। अन्य जो मनोस्थितियां हैं इनसे भी प्रश्न पूछने की संभावना है, चूंकि परीक्षक की नजर जो है इन तक भी पहुंची है। जो कुंठा है दूसरा, इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन।
तो जिस प्रकार दो विपरीत इच्छाएं मन की होने पर द्वंद्व होता है, कुंठा कब होती है? जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में नाकाम रहता है, लक्ष्य प्राप्ति में नाकाम रहता है, कामयाब नहीं हो पाता, तब उसका आत्मविश्वास शून्य हो जाता है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और ऐसी स्थिति को कुंठा कहते हैं। कुंठा या फ्रस्ट्रेशन के कारण कई बार अपराधी प्रवृत्ति के लोग बहुत ही जघन्य और घिनौने प्रकार के अपराध कर लेते हैं। तो जिसके पीछे कारण क्या होता है कि उनका समायोजन बिगड़ जाना या उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाना, जिसके कारण उन्हें कुंठा होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तीसरे प्रकार का जो स के अंदर मनोविकार दिया है या बुरी मानसिक स्थिति दी है, चिंता यानी कि एंग्जाइटी। चिंता या एंग्जाइटी कब होती है? जब अचेतन मन की दमित इच्छाएं, ये जो अचेतन मन और दमित इच्छाओं के संप्रत्यय है, ये सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से आए, जो कि हमने पहले देखा है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाला अहम मन होता है। तो उसके हिसाब से अचेतन मन में दमित इच्छाओं का भंडार होता है। ये अचेतन मन व्यक्ति के कुल मन का 90% हिस्सा होता है, यानी हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग जो है दमित इच्छाओं वाला होता है। ये दमित इच्छाएं या दबी हुई इच्छाएं जब चेतन मन में आने लगती है, चेतन मन में आने लगती है जबरदस्ती, तब इनको कहते हैं चिंता की स्थिति। यानी किसी व्यक्ति को अपने इतिहास में मिली हुई नाकामी या इतिहास में कोई ऐसी इच्छा उसके मन में दब गई हो जो उसको अब प्रकट होने के लिए जबरदस्ती चेतन मन में आ रही है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं चिंता। इनके लिए एग्जैक्ट प्रश्न में यही शब्द प्रयोग किए जाते हैं कि जब लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आती है या लक्ष्य प्राप्ति में नाकामी होती है तो व्यक्ति किस प्रकार के मानसिक विकार का शिकार होता है, तो उत्तर कुंठा। जब चेतन मन में अचेतन मन की दमित इच्छाएं जबरदस्ती आने लगती है तो वो स्थिति होती है चिंता। और तीसरा रहता है दबाव, यानी कि प्रेशर। प्रेशर व्यक्ति का प्राप्त करता है, तो ये वो स्थिति है जब क्षमता से अधिक कार्य मिल जाए, जब क्षमता से अधिक कार्य मिले, काम करने की क्षमता से अधिक अगर व्यक्ति को काम दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आदमी को दबाव महसूस हो सकता है। इन चारों मनोविकारों के अलावा दो और मनोविकार हैं जो कि प्रश्नों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है तनाव, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेंशन, और एक है डिप्रेशन यानी कि अवसाद, डिप्रेशन। डिप्रेशन सबसे भयंकर प्रकार का, सबसे डरावना और सबसे बुरा मनोविकार होता है, जिसमें बिगड़ा हुआ मानसिक स्वास्थ्य बड़ी ही मुश्किल से सही होता है। तनाव या टेंशन आदमी में कब होता है? जब वह काल परिस्थिति के अनुसार काम नहीं करे, काल या परिस्थिति के अनुसार काम नहीं कर पाए, यानी कोई व्यक्ति सुबह समय पर नहीं उठ पाता है या कुछ खास समय तक उसको काम पूरा कर लेना होता है या वो नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई अभ्यर्थी परीक्षा से पहले किसी सिलेबस को पूरा नहीं कर पाता है, तो परीक्षा के समय सिलेबस को लेकर उसकी जो मनोस्थिति बिगड़ती है उसको हम तनाव कह सकते हैं या टेंशन कह सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि चिंता को टेंशन नहीं कहते, चिंता के लिए शब्द आता है एंग्जाइटी, और टेंशन जो है वो तनाव को कहते हैं। तनाव, दबाव और चिंता ये तीनों मिलते जुलते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंदर तीनों का अर्थ अलग अलग है। तीसरे प्रकार का अंतिम प्रकार का जो मनोविकार है वो है अवसाद या डिप्रेशन। ये भयंकर बुरे प्रकार की मनोस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति आत्महत्या करना, बहुत ही बुरा अपराध करने की स्थिति में पहुंच जाता है। ये बहुत ही बुरा प्रकार भाव मनोदशा विकार, भाव मनोदशा विकार ये तब होता है जब बहुत बड़ी हानि हो, बहुत बड़ी हानि हो, यानी जब आदमी को जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, इसकी भरपाई किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, तब वो डिप्रेशन का शिकार होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत से इन 6 शब्दों से अंदर से जो सवाल है भावी प्रश्न भी आपका हो सकता है, और यहां तक पहुंचकर हम इस प्रश्न को कवर करते हैं। अगला और आज के सेशन का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? स्टीफन कोरे। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना, किसी चीज के बारे में बहुत समय तक सोचना, समझना, विचार करना और उसके तथ्यों की खोज करना, इसको कहते हैं अनुसंधान।
और ऐसा कौन सा अनुसंधान है जो स्टीफन कोरे ने किया है? अगर इसका सरल सरल उत्तर दिया जाए अपने सिलेबस के हिसाब से तो बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हमारे रीट और थर्ड ग्रेड के सिलेबस के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च। तो स्टीफन कोरे ने कौन से प्रकार का रिसर्च किया? एक्शन रिसर्च। अन्य प्रकार की रिसर्च कैसे हैं? तो ये आधारभूत या मौलिक अनुसंधान है, जो वैज्ञानिक प्रकार का है, वैज्ञानिक खोजों के लिए, सिद्धांतों के लिए जो अनुसंधान होता है उसको कहते हैं आधारभूत अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान भी इसी के समान होता है। और व्यवहारात्मक अनुसंधान व्यवहार के बारे में किया जाता है, व्यवहार मापन, व्यवहार मापन। स्टीफन कोरे फिर महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्टीफन कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया, लेकिन किया किस क्षेत्र में? यह महत्वपूर्ण है कि स्टीफन कोरे ने पहली बार शिक्षण क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया 1953 में। और इन्होंने कहा कि शिक्षण के अंतर्गत अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें प्रयोगकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या का वैज्ञानिक प्रकार से समाधान करने के लिए अनुसंधान करता है और प्राप्त परिणामों से समस्या उसकी सुलझ जाती है। अब सरल तरीके से समझो तो क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है? विद्यालय की दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए, विद्यालय की दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए। स्कूल के अंदर प्रधानाध्यापक, स्वयं अध्यापक या अन्य कोई कर्मचारी विद्यालय की समस्या को लेकर अगर कोई अनुसंधान या कोई वैज्ञानिक तरीके से समस्या समाधान की पद्धति अपनाता है तो उसको शिक्षण के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है, जो कि विद्यालय की दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से क्रियात्मक अनुसंधान का सिर्फ शिक्षण में प्रयोग नहीं हुआ है। इस अनुसंधान शब्द का पहला प्रयोग बकिंघम के द्वारा किया गया। बकिंघम शब्द प्रयोग बकिंघम ने किया। शिक्षण के अलावा शिक्षण से पहले क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सैन्य क्षेत्र में हो चुका है। सैन्य क्षेत्र में इनका क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कोलियर के द्वारा किया गया। और तीसरे हैं कुर्ट लेविन, जिन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया सामाजिक क्षेत्र में। सैन्य क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए कोलियर ने पहली बार इस्तेमाल किया, सामाजिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कुर्ट लेविन ने किया, और हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो स्टीफन कोरे का द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षण क्षेत्र में प्रयोग किया जाना है, जिससे हमारे भावी प्रश्न लगभग विज्ञान से पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। क्लासें बहुत लंबी हो जाती है और आगामी क्लास के अंदर अपन 2021 की रीट के पेपर का आगामी सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।